नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। 1962 की एक ऐसी ठंडी सुबह जब हिमाचल की ऊंचाइयों पर बर्फ की चादर बिछी थी और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। तभी अचानक पहाड़ों की छाती चीरते हुए चीनी सैनिक भारत की सीमाओं में घुस आए। यह सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं थी, बल्कि भारत के विश्वास, उसकी विदेशी नीति और सैन्य रणनीति पर सीधा हमला था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ये केवल सीमा विवाद था या इसके पीछे कुछ और भी गहराई थी? और क्या भारत की हार महज चीन की ताकत थी या हमारी अपनी नीतियों की नाकामी? 1947 में आज़ादी के साथ ही भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित किया। वहीं चीन 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी राष्ट्र बना। दोनों देश आज़ाद हुए, लेकिन रास्ते अलग चुने। एक तरफ भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पंचशील की बात कर रहा था, वहीं चीन साम्यवाद के प्रचार प्रसार में जुटा था। भारत की सोच थी कि शांति से ही सब सुलझाया जा सकता है और चीन की सोच थी कि शक्ति से ही सब नियंत्रित किया जा सकता है। पंडित नेहरू ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ मिलकर पंचशील समझौता किया। इसमें शांतिपूर्ण अस्तित्व, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करना जैसे सिद्धांत शामिल थे। इसी समझौते के बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजा और आम भारतीय को लगा कि अब दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो गए हैं। लेकिन चीन की नीयत कुछ और ही थी। तिब्बत, जो ऐतिहासिक रूप से एक स्वतंत्र क्षेत्र था, 1950 के दशक में धीरे धीरे चीन के कब्जे में जाने लगा। 1959 में जब वहां विद्रोह भड़का और दलाई लामा ने भारत में शरण ली तो चीन तिलमिला उठा। भारत के लिए यह एक मानवीय कदम था, लेकिन चीन ने इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। यहीं से पंचशील की नींव दरकने लगी। भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था, लेकिन बदले में चीन ने भारत की दोस्ती को उसकी कमजोरी समझ लिया। 1956 में नेहरू चीन गए और फिर चाउ एन लाई भारत आए। दोनों मुलाकातों में शांति की बातें खूब हुई, पर हकीकत यह थी कि चीन अंदर खाने अरुणाचल और अक्साई चीन जैसे इलाकों पर दावा ठोकने लगा। 1957 में चीन ने चुपचाप लद्दाख के अक्साई चीन में सड़क बना ली, लेकिन भारत को इसकी भनक 2 साल बाद लगी। जब भारत ने विद्रोह किया तब चीन तैयार बैठा था। फिर आई वह कुख्यात नीति जिसका इतिहास फॉरवर्ड पॉलिसी के नाम से जानता है। इसके तहत भारत ने सीमावर्ती इलाकों में छोटे छोटे चौकियां बनानी शुरू कर दी ताकि चीन की घुसपैठ को रोका जा सके। लेकिन इन चौकियों में तैनात जवानों के पास ना तो हथियार पर्याप्त थे, ना खाना, ना बर्फ से लड़ने की ट्रेनिंग। ऊपर से निर्देश था पीछे हटना नहीं है। चीन इसी मौके के ताक में था। 20 अक्टूबर 1962 में चीन ने एक तरफा हमला बोल दिया। पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल के रास्ते और पश्चिम सेक्टर में लद्दाख से चीन सेना भारत में घुस आई। भारतीय सेना की हालत बेहद खराब थी। सेना के पास ना बर्फीले इलाकों में लड़ने का अनुभव था, ना उचित यूनिफॉर्म, ना हथियार, और ऊपर से तत्कालीन नेतृत्व की गलती यह थी कि जमीन पर मौजूद सैनिक की बजाय दिल्ली में बैठे अफसरों की राय को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। इसी युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन थे, जो अपने अधिकारों को लेकर बेहद जिद्दी माने जाते थे। सेना प्रमुख जनरल पी.एन. थापर और उनके नीचे जनरल बी.एम. कौल को कमान दी गई, जिन्हें ना तो युद्ध की योजना बनानी आती थी, ना इलाके की जानकारी थी। जानकारों के अनुसार यह चयन पूरी तरह से नेहरू की पसंद पर आधारित था। अब आते हैं उस रहस्यमयी दस्तावेज पर जिसे सालों तक पाकर रखा गया। हेंडरसन बुक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 1963 में बनाई गई थी ताकि यह समझा जा सके कि भारत 1962 में क्यों हारा। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि फॉरवर्ड पॉलिसी भारत के लिए आत्मघाती कदम थी। भारत ने उस युद्ध को लड़ा ही नहीं, बल्कि एक तरफ से खुद को झोंक दिया था। सेना के जवानों को ना तो रणनीति समझाई गई, ना जरूरत की चीजें दी गई। कई इलाकों में तो सैनिकों के पास बूट तक नहीं थे। वे कपड़े
लपेटकर बर्फ पर चल रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार नेविल मैक्सवेल ने साल 1970 में इंडिया चाइना वॉर नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने हेंडरसन बुक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत की हार के लिए पूरी तरह से राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार था, खासकर नेहरू और मेनन। मैक्सवेल के मुताबिक भारत ने चीन को उकसाया और फिर खुद ही उस आग में जल गया। युद्ध सिर्फ 1 महीने चला, लेकिन भारत के लिए यह एक शर्मनाक और हिला देने वाला अनुभव था। चीन ने अक्साई चीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और फिर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। नेहरू, जो अब तक भारत के विदेशी नीति के हीरो थे, अचानक आलोचनाओं के घेरे में आ गए। संसद में उनके खिलाफ नारे लगे, प्रेस ने सवाल उठाए और सेना के जवानों ने अपमान महसूस किया। इस पूरे मसले में यह भी उल्लेखनीय है कि कैसे भारत का ध्यान उस समय आंतरिक संकटों पर केंद्रित था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, पंजाब, मद्रास और उत्तर पूर्व में उभरते आंदोलन, आर्थिक चुनौती, शिक्षा और औद्योगिक विकास की लड़ाई, इन सब में सरकार उलझी हुई थी। विदेशी नीतियां नेहरू खुद संभाल रहे थे, पर वह चीन की चालों को ठीक से नहीं समझ पाए। नेहरू की एक गलती यह भी थी कि उन्होंने बार बार चाउ एंड लाई की बातों पर भरोसा किया, जबकि चीन के इरादे बहुत पहले ही साफ हो चुके थे। 1954 से लेकर 1962 तक हर कदम पर चीन ने विस्तारवादी नीति अपनाई रखा। 1962 की यह हार सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत की मासूमियत की हार। भारत का भरोसा टूटा था और जनता को यह समझ में आ गया था कि सिर्फ भाईचारा नहीं बल्कि सजगता भी जरूरी है। और शायद इसी कारण अगले 2 दशकों में भारत ने आत्मनिर्भरता, सैन्य सशक्तिकरण और खुफिया एजेंसियों के पुनर्गठन पर विशेष ध्यान दिया। आज भी जब हम गलवान घाटी या डोकलाम जैसे घटनाओं को देखते हैं तो 1962 की यादें ताज़ा हो जाती है। फर्क बस इतना है कि अब भारत पूरी तरह से तैयार है। अब भारत अपने इतिहास से सीख चुका है। अब पंचशील की जगह पराक्रम ने ले ली है। तो आपके लिए हमने ये पूरी खबर तैयार की थी। तब तक के लिए नमस्कार। मैं सिद्धार्थ शुक्ला, स्वयं भारत।